आज हम इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से पार्ट ए को हम पढ़ेंगे और जिसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अभी तक जितने भी क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन बुक में दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड अलग अलग जितने पॉइंट्स रहेंगे उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्ट occurs more frequency frequently in a पावर सिस्टम। क्या बोला है, पावर सिस्टम में निम्न में से कौन सा जो फॉल्ट है अधिक बार आता है, मतलब सबसे अधिक बार तो कौन सा आता है। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आप देखे होंगे कोई भी पावर सिस्टम में क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रहता है वो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है, फॉल्ट को देखते हैं अभी हम। तो धारा अगर हम देखेंगे क्या है, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और ट्रिपल लाइन फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये हमारे पास फॉल्ट है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने प्रकार के फॉल्ट हैं, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच प्रकार के फॉल्ट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये दिया है हमें सबसे ज्यादा कौन सा फॉल्ट होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फॉल्ट सबसे ज्यादा होता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉल्ट सबसे ज्यादा होता है। हमने देखा कि फॉल्ट सबसे ज्यादा कौन सा होता है, कितने प्रकार के फॉल्ट है वो देख लिया। ठीक है, हमने ये देखा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम ऑफ ए डेरिवेशन ऑफ द फाल्ट सर्किट इंडिपेंडेंट ऑन। क्या है, प्रदोषी परिपथ के इनर्जाइजेशन ऑफ का अधिकतम अनुमन्य समय खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है, फाल्ट करंट एंड ड्यूरेशन के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करेगा, इसके बारे में अगर हम देखेंगे डी वाला राइट आंसर रहेगा ये हमारा। इसको ध्यान देना है हमें कि सिस्टम के फाल्ट विश्लेषण में अगर सिस्टम वोल्टेज को फाल्ट के दौरान नियत माना जाता है, क्या है, वोल्टेज को क्या मान रहे हैं हम, कांस्टेंट मान रहे हैं। अतः डी इनराइजेशन का अधिकतम अनुमेय समय परमिसिबल टाइम धारा और इसकी ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। किसका, डी इरेजेशन इनराइजेशन का अधिकतम अनुमेय। तो ये हमें किसका पूछा, डी इनराइजेशन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, डी इनराइजेशन ऑफ फॉल्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये फॉल्ट करंट के ऊपर, करंट है कितनी उसके ऊपर, और इट्स ड्यूरेशन एंड ड्यूरेशन के ऊपर। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है इसमें ये देखेंगे हम। ठीक है, एक बार हमने इसको पढ़ा दिया, सेकेंड टाइम इसको हम यूट्यूब के ऊपर और पढ़ा रहे हैं और पूरा एक मैराथन क्लास लेके इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग buses are used to from bus admittance matrix for load flow analysis। क्या है, भार प्रवाह विश्लेषण के लिए बस प्रवेश्यता मैट्रिक्स बनाने के लिए निम्न में से कौन से बस प्रयोग किए जाते हैं। तो ये लोड बस और जनरेटर बस का यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास ए वाला राइट आंसर आएगा, कौन सा, लोड बस और जनरेटर बस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हमें पता होना चाहिए इसमें कि कौन से बस का हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डी वाला राइट आंसर रहेगा। कौन सा है हमारे पास, बस एडिटेंस मैट्रिक्स लोड फ्लो विश्लेषण में लोड बस और जनरेटर बस और स्टेप बस का यूज किया जाता है। लेकिन हमारे पास कौन सा था, ये दो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बस एडिटेंस मैट्रिक्स में लोड फ्लो विश्लेषण में किसके, लोड बस और जनरेटर बस और स्टेक बस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म हमें पूछा है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमाइजर सर्किट ब्रेकर। क्या है, मिनिमाइजर सर्किट ब्रेकर, तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, मिनिमाइजर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होगा। तो फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। ये क्या होता है, एमसीबी क्या रहता है, एक स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवर करंट से बचने के लिए हम यूज करेंगे। किसका, ओवर करंट से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एमसीबी का उपयोग अधिकांश शॉर्ट सर्किट में
लो वोल्टेज फ्यूज के विकल्प के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। और एक फ्यूज के विपरीत एमसीबी हर बार विफलता फेलियर के बाद इसका प्रतिस्थापित नहीं करना पड़ता उसको। ठीक है, क्योंकि इसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता, मतलब डबल से उसको स्थापित इंस्टॉलेट करना नहीं पड़ता, उसी को हम वापस से यूज कर सकते हैं एमसीबी को। ठीक है, और इसका यूज हम किसके रूप में कर रहे हैं, इसका यूज हम किस में रूप में कर रहे हैं, तो ये हमारा एक फ्यूज के रूप में भी हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। देखो, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट डिफाइनाइट अस, क्या है, एक सर्किट की प्रतिशतता प्रतिघात परसेंटेज रिलेक्टेंस किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये पूछा हमें। तो ये किस रूप में किया जाता है, सर्किट में प्रतिशत प्रतिघात। ठीक है, परसेंटेज रिएक्टेंस को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसको करते हैं हम देखो, परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट व्हेन द लोड ऑफ करंट। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज बटे करंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा फुल लोड करंट, फुल फेज वोल्टेज ड्रॉप प्रतिशत है। तो ये देख, ये हमें इसका पता होना चाहिए, किसका है। तो देखो, आई एक्स यानी कि जितना हमारे पास ये वोल्टेज रहेगा प्रतिशत प्रतिघात को निकाल रहा है, बटे में वोल्टेज और परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो बी वाला क्या बोल रहा है, फुल लोड करंट प्रवाहित होने पर सर्किट में कुल फेज वोल्टेज ड्रॉप की प्रतिशत क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट व्हेन फुल लोड करंट इज फ्लो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रकार के दोष में अधिकतम लघु परिपथ धारा घटित होती है। थ्री फेज फॉल्ट टू ग्राउंड में सबसे ज्यादा मतलब करंट फ्लो होगा, लोड करंट। ठीक है, तो ए वाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा है, ए वाला राइट आंसर है हमारे पास, इसको मिटा है तो फिर भी चल रही है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा करंट की अगर बात करेगा तो थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, उसके बाद थ्री फेज फॉल्ट होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट जो थ्री फेज में रहेगा वो, और उसके बाद हमारे पास कौन सा आगा, देखो उसके, इसको एक सीक्वेंस में याद रखना है, यहाँ से सीक्वेंस सबसे ज्यादा करंट इसमें रहेगा लाइन टू लाइन फॉल्ट, थ्री फेज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट, और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, और ये सबसे कम इसमें रहता है। ठीक है, सबसे कम वाला आप याद रखो और सबसे ज्यादा वाला याद रखो। ठीक है, तो ये आपको मतलब इजीली आपको बन जाएगा इसमें। सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है वो ध्यान रखो। अब आप अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में इसको देखिए, क्या पूछा है, इन विच पोर्टेंट of the transmission system fault occur most frequently, क्या संचरण प्रणाली के किस भाग में सबसे अधिक त्रुटियां होती है, तो सबसे अधिक त्रुटि किस में होती है, तो ओवरहेड लाइंस में सबसे, अंडरग्राउंड में तो कम होगी ना, ट्रांसफार्मर भी एक ही जगह रहता है, अंडरग्राउंड में एक जमीन के अंदर रहेगा केबल, तो उसमें तो फाल्ट होने के चांसेस कम रहेगा, तो इसमें होगा ओवरहेड लाइन में। क्यों होगा भाई, इसमें ओवरहेड लाइन में भी कारण हम देखते हैं, तो संचरण लाइन में सबसे ज्यादा मतलब ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा दोष या त्रुटि होती है। ठीक है, और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट दोष 70 से 80% अकेले सबसे ज्यादा फॉल्ट होता है। तो सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन सा आता है ये पूछेगा आपको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम रेयर केस में होता है थ्री फेस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, क्योंकि सिरों पर ही संचरण लाइन का वातावरण में संपर्क होता है, क्योंकि पूरा वातावरण में उसका संपर्क रहेगा, तो इस कारण से आंधी तूफान के कारण से भी उसमें धूल मिट्टी के कारण से भी उसमें क्या होगा, फॉल्ट उत्पन्न होगा, जिससे उन पर मौसमी घटनाएं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है और त्रुटि होने की संभावना भी उसमें बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा फाल्ट किसमें होगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर खुला तार धातु के संपर्क में आता है, किसमें, किसी धातु के संपर्क, तो अत्यधिक धारा कहाँ जाएगी, तो ये हमारे पास रहेगा, देखो, ए लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद ए मेटल, क्या है, किसके कांटेक्ट में आ रही, मेटल के कांटेक्ट में आती है, एक्सेस करंट मूव टू, तो ये हमारे पास होगा कि भाई जो मेटल रहता है हमेशा हम क्या करते हैं उसको ग्राउंड करके रखते हैं। अगर ग्राउंड करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ग्राउंड में वो करंट चले जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारे पास होगा सी वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी वाला। अगर हम जो ओपन या लाइव तार को धातु के संपर्क में लाते हैं तो अत्यधिक धारा कहाँ पर जाएगी, अर्थ में चले जाएगी। इसलिए जितने भी औद्योगिक संस्थान रहते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है और घरों में, हर जगह जो भी आयरन भाग रहेगा उसको क्या करेंगे हम, आर्थिंग कर देंगे। जो भी मेटेलिक रहता है उसको हम आर्थ करते हैं, क्योंकि इससे क्या रहता है, कार्यस्थल पर कार्य करने वाले व्यक्ति को झटके से हम बचा सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन को हमें, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर स्टेशन बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग्स अगेंस्ट डायरेक्ट स्ट्रोक द रिक्वायरमेंट आर, क्या है, सीधे स्ट्रोक के खिलाफ बिजली घर के भवनों की सुरक्षा के लिए कितनी आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता, ये हमें तो अवरोधक चालन और उपयोग, क्या है, कंडक्शन, इंटरप्शन और डिसिपेशन, तो ये हमें पता होना चाहिए। सीधे स्ट्रोक के खिलाफ, क्या है, स्ट्रोक के खिलाफ बिजली घरों के भवनों की सुरक्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सीधे स्ट्रोक के खिलाफ ये हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ पर होगी ये। तो देखो, अवरोधक चालन और अवयव, ये हमारे पास इसको होना चाहिए। सीधे स्ट्रोक के खिलाफ बिजली घरों के भवनों की सुरक्षा करना है अगर हमें, तो अवरोधन चालन और अपव्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पावर स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, और जैसे लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग स्किन आदि का यूज किया जाता है। इसमें लाइटनिंग और आदि का हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी इसमें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 10 वाला। ठीक है, इसको हम पहले मीटर लेते हैं। देखो, इसमें यहाँ हमें पूछा क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान देना है, हमें क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ के हम इसका आंसर देंगे तो हमारे पास गलतियां कम से कम होगी। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अनसिमेट्रिकल फाल्ट, निम्नलिखित में से क्या असीमित दोष से संबंधित है, तो असीमित दोष से हमें पता करना है डबल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट। डबल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट भी ये क्या है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल फाल्ट है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट भी हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल फाल्ट आएगा, और लाइन टू ग्राउंड फाल्ट भी हमारे पास यही आएगा, अनसिमेट्रिकल। तो हमारे पास सभी क्या है, राइट ऑप्शन रहेगा, जो कि अनसिमेट्रिकल फाल्ट से संबंधित ये है। अब देखो, फाल्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फाल्ट होता है। सिमेट्रिकल फाल्ट में क्या रहता है, उसका एंगल रहता है 180 डिग्री का, तीनों का रहेगा, और जो भी करंट बहेगी वोल्टेज तीनों में सेम रहेगी। अनसिमेट्रिकल की बात करें तो उसमें एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, उसमें वोल्टेज और करंट भी चेंज हो सकती, सभी में सेम नहीं रहेगी। इसके उदाहरण की बात करेंगे तो देखो, सिमेट्रिकल फाल्ट कौन कौन से होते हैं, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट हो सकता है एक, ठीक है, और दूसरा ट्रिपल लाइन फाल्ट हो सकता है, आपस में ट्रिपल लाइन रहेगी वो पूरी शॉर्ट होने पर हो सकता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फाल्ट दो प्रकार के हमारे पास है, और अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो लाइन टू ग्राउंड फाल्ट हो सकता है, डबल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट भी हो सकता है, और थ्री फेस लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पता होना चाहिए, लाइन दोष आता है तो ये हमारे पास होगा। ठीक है,
तो राइट आंसर हमारे पास इसमें कौन सा आ जाएगा? बी वाला राइट आंसर ये होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाउ इज द वोल्टेज डिटरमाइंड व्हेन द करंट एंड रेजिस्टेंस आर गिवन? क्या बोला है? धारा और प्रतिरोध दिए जाने पर वोल्टेज को कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो देखो, वोल्टेज को कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो V बराबर होता क्या है? I और R होता है। तो इसमें आपस में क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। डिवाइड करंट बाय द रेजिस्टेंस, ऐसा तो नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है। और धारा और प्रतिरोध को घटाएंगे तो भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट द करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस, तब भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई द करंट एंड रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन था ये वाला हमारे पास, कि धारा और प्रतिरोध को आपस में गुना करेंगे तो वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब करंट क्या रहता है? करंट किसी भी सर्किट के अंदर आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। उसका आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके यूनिट की बात करें तो एम्पियर होगी। ठीक है। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर होगी, और उसका हम आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे, इसमें प्रतिरोध ये है हमारे पास। ठीक है। यह परिपथ में धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो कि करंट के बहने का विरोध करता है। ठीक है। और इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है। तीसरा है वोल्टेज। वोल्टेज क्या रहता है? एक वोल्टेज स्रोत होता है जिसके टर्मिनल पर एक नियत वोल्टेज प्राप्त होता है, और इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, जो कि करंट को बहने के लिए एक जिम्मेदार रहता है। ठीक है। करंट को बहाने के लिए मदद करता है ये, एक तरह से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो, दोष के बिना आपेक्ष आक्षेप के तीन फेज सिस्टम में कौन सा दोष होता है? क्या है? इरिस्पेक्टिव ऑफ ए केस विच इज द फॉल्ट इन थ्री फेज सिस्टम। ठीक है। तो ये हमारे पास होगा दोनों सममित दस और असममित दस में, और सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड एसिमेट्रिकल। क्या है? दोष के बिना आक्षेप आक्षेप के तीन फेज सिस्टम कौन सा दोष होता है? तो ये हमें पूछा है। ठीक है। तो थ्री फेज दोष सिस्टम में सममित दोष और असममित दोष दोनों होता है। सममित दोष वह विद्युत प्रदोष जिसकी उपस्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली के सभी कला तार में धारा का मान समान रहता है। सममित दोष और सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है, जैसे थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट और थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा इसमें। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते थोड़ा सा, असिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। कि भाई देखो, वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है जिसमें क्या रहता, उसकी उपस्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली सभी कला जो सभी फेज रहता है, उसका एंगल क्या रहता है? धारा का मान समान नहीं रहता। एंगल और धारा का मान सेम नहीं होता, उसको हम असिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये सिंगल फेज ओपन सर्किट हो सकता है, और डबल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट भी हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अगला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैन बी बेस्ट डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। निम्न में से कौन सा स्थिरता और क्षणिक प्रतिक्रिया का निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? रूट लॉक्स। क्या है? स्टेबिलिटी और ट्रेंजेंट के लिए, स्टेबिलिटी और ट्रेंजेंट रिस्पॉन्स को मापने के लिए सबसे अच्छा मेथड रूट लॉक्स मेथड होता है। यह मेथड एक्यूरेट टाइम डोमेन रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन देता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन देगा। ये कौन सा है? ये इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिरता, स्टेबिलिटी एंड ट्रेंजेंट। ट्रेंजेंट क्या होता है? क्षणिक प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स होता है ट्रेंजेंट। ट्रेंजेंट रिस्पॉन्स के बेस्ट डिटरमाइन के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, तो रूट लोकस का हम
यूज करते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखो, फाइंड द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट ऑफ थ्री फेज सर्किट। कितना थ्री फेज सर्किट में? इसमें दिया है 33 केवी, 33 केवी ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेट रेटेड 1200 एम्पियर एंड 2000 एमवीए एंड 3 सेकेंड। ठीक है। तो देखो, इसको निकालने का हमारे पास ये तरीका है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें तो इसका बारे में पता होना चाहिए, उसको याद होना चाहिए। अगर इसको करना है तो सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला याद हो। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ब्रेकिंग करंट। तो सबसे ऊपर में आता है एमवीए रेटिंग। एमवीए रेटिंग हमारे पास ये वाला। ठीक है, एमवीए में है हमारे पास। तो इसको हम सबसे पहले एमवीए रेटिंग को हम करेंगे 2000 इंटू एमवीए को हम वीए में करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा। और नीचे आएगा केवे। केवे में क्या है? 33 केवे है। तो केवे को हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केवे को वोल्ट में गुणित 10 3 इसलिए क्योंकि वो थ्री फेज में है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें। इसको अगर कट करोगे आप, इससे ये 3 से ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 6 का 3। और ये सॉरी, इसको अगर आप कट करोगे पूरा, इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 के किलो एम्पियर में आएगा। किसमें आ रहा है? 33 किलो एम्पियर में आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालना है। तो सबसे पहले एमवीए रेटिंग लिखेंगे हम। एमवीए रेटिंग को भी हम 10 की घात 6 में लिखेंगे, एमवीए में है तो। और केवीए रेटिंग गुणित 8/3 करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? विच इज द मोस्ट सेवर फॉल्ट? कौन सा सबसे गंभीर दोष होता है? तो ये थ्री फेस टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे खतरनाक फॉल्ट होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, तो ये बी वाला राइट आंसर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अभी इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट रिजल्ट इनटू ए सिमेट्रिकल फॉल्ट? इनमें से कौन सा सम्मिलित दोष है? तो सिंगल फेस टू अर्थ फॉल्ट नहीं है। टू फेस तो अर्थ फॉल्ट भी नहीं। फेस टू फेस भी रहेगा इसमें। लेकिन ऑल थ्री फेज फॉल्ट तो 8, अगर थ्री फेज पूरा ग्राउंड से हो जाएगा तो ये हमारे पास सम्मिलित होगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा हमारे पास। ठीक है। कौन सा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखो, डी वाले के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें थ्योरी भी पढ़ते हैं। वह विद्युत दोष जिसकी उपस्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली के सभी फेज तारों में धारा का मान समान रहता है, सम्मिलित दोष कहलाता है। जैसे त्रिकला ओपन सर्किट फाल्ट और त्रिकला लघु परिपथ दोष और थ्री फेस भूसंयोजित दोष क्षणिक फाल्ट इत्यादि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, मोस्ट क्या है? संप्रेषण लाइनों में होने वाला सर्वाधिक गंभीर दोष, सबसे ज्यादा गंभीर दोष वही बात है हमारे पास। तो ये हमारे पास थ्री फेस टू शॉर्ट सर्किट फाल्ट होगा, थ्री फेस शॉर्ट सर्किट या फिर ग्राउंड में होगा। ये हमारे पास एक गंभीर दोष है, तो बी वाला राइट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है। और सबसे ज्यादा बोले तो लाइन टू ग्राउंड फाल्ट। ठीक है। आगे हम बात करेंगे परिपथ तत्व को खुला परिपथ कब कहा जाता है, ओपन सर्किट कब कहेंगे हम इसको? तो देखो, इसमें प्रवाहित वोल्टेज अनंत होना चाहिए? नहीं। इसमें प्रवाहित धारा अनंत होना चाहिए। प्रवाहित वोल्टेज शून्य और प्रवाहित धारा। ओपन सर्किट की कंडीशन में करंट कभी भी नहीं बहता है, इसका मतलब करंट 0 होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फाल्ट, द फाल्ट एक्यूरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन पावर सिस्टम। इसमें बिजली प्रणाली में सबसे ज्यादा होने वाले फाल्ट कौन सा है? तो लाइन टू ग्राउंड फाल्ट होता है। और ये हमारे पास से बी वाला राइट आंसर लाइन टू ग्राउंड फाल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जीरो सीक्वेंस component of the unbalanced system of vector va vb and vc is dash dash of their vector sum। वेक्टर सम। तो ये हमारे पास देखते हैं हमारे पास वेक्टर सम में इसमें क्या होगा। तो देखो,
वेक्टर सम में हमारे पास होगा 1/3। क्या है बोला है? सदिश वी ए वी बी और वी सी असंतुलित प्रणाली में शून्य अनुक्रम घटक है, उनकी सदिश योग कितना होगा? तो 1/3 होगा, जितना रहेगा उसका 1/3 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे, इसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है। असंतुलित प्रणाली शून्य अनुक्रम धारा के घटक, उसके सदिश योग देखेंगे तो इसका हमारे पास शून्य फेज सीक्वेंस हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/3 होगा, इसको हमें ध्यान रखना है। 1/3 ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड अप्लाई फ्रॉम ए अनबैलेंस थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम लोड करंट विल कंसिस्ट ऑफ, क्या बोला है? किसी असंतुलित थ्री फेज और थ्री वायर सिस्टम से हम सप्लाई एक असंतुलित अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड के लोड करंट में निम्न में से क्या शामिल होगा? तो ये हमें पूछा है, तो इसमें क्या शामिल होगा? तो इसमें होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इसमें रहेगा असंतुलित स्टार संयोजन लोड में। ठीक है। लोड धारा के मान जो कि थ्री फेज और थ्री वायर अनबैलेंस सप्लाई में किया जाता है इसका। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसमें शामिल होगा। इसमें ये ध्यान रखना कि किस केस में बात कर रहा है, किसी असंतुलित थ्री फेज और थ्री वायर सिस्टम से आपूर्ति करता है इस समय पे। ठीक है। असंतुलित स्टार कनेक्टेड लोड के लोड करंट में निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इसमें शामिल रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज सिस्टम इक्वल फॉल्ट करंट, कितना? इक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइंस विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आर केसेस बाय, क्या है? त्रिकला प्रणाली लाइन में समान प्रदोष धारा में 120 डिग्री सेल्सियस पर विस्थापित रहती थी, इसका कारण है। तो ये कौन सा है? सिमेट्रिकल दोष रहता है, उसमें करंट भी सेम रहेगा। ठीक है। तो सेम फॉल्ट करंट बोल रहा है ये। ठीक है। फॉल्ट करंट उसका सेम है, और जो एंगल है वो भी हमारे पास 120 ही है। ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्रकार में रहता है, कौन कौन से में रहता है? देखो, ये 180 120 का एंगल है तीनों फेज के बीच में, और ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो सकता है या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो दो प्रकार का हुआ। और न्यूट्रल करंट इसमें कैसा रहना चाहिए? 0 होना चाहिए, सभी फेज में धारा का मान समान होना चाहिए इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए फॉल्ट एट टर्मिनल ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर फॉल्ट करंट टू बी मैक्सिमम। सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पर दोष है, तो दोष धारा अधिकतम होने के लिए कौन सा? तीन फेज दोष, लाइन टू लाइन दोष। तो इसमें देखते हैं हम अभी। देखो, इसमें क्या होगा? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रहेगा तो ज्यादा रहेगा इसमें। तो क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पर फॉल्ट है, तो फॉल्ट करंट अधिकतम होने के लिए 10 का प्रकार लाइन टू वो 10 होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। इससे ग्राउंड फॉल्ट तीन अनुक्रम धारा का मान समान होगा, इसमें दोष धारा क्रम 3 गुना होगी। जो दोष जिस फॉल्ट में लग रहा है उसमें 3 गुना रहेगी इसमें। ठीक है। तो इसको हमें देखना है। अब ये फॉल्ट करंट रहेगा 3, जो हमारे पास सिंगल फेज में रहेगा उस करंट का 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। फॉल्ट करंट इसको निकालेंगे तो फॉल्ट वोल्टेज और जो हमारे पास इम्पीडेंस है जितना भी, ठीक है, उसको हम लेंगे 3 गुना फॉल्ट इम्पीडेंस का, और 0, 1 और 2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3 फेज रहेगा, एक किसी में एक तो फॉल्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन गिव्स राइज टू द मोस्ट सेवरेस्ट फॉल्ट कंडीशन। कौन सी स्थिति सबसे गंभीर दोषपूर्ण स्थिति का निर्माण करती है? दोषपूर्ण स्थिति का, तो ये थ्री फेज फॉल्ट जनरेटर आउटपुट टर्मिनल, क्या है? जनरेटर आउटपुट टर्मिनल 3 फेज दोष। कौन सी स्थिति सबसे गंभीर दोष? मतलब जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल पर 3 फेज दोष अगर उत्पन्न होगा तो वह गंभीर फॉल्ट होगा। ठीक है। जनरेटर या अल्टरनेटर के फेज में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर होगा तो सबसे फॉल्ट की तुलना में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है।
तो ये हमें ध्यान रखना है, जनरेटर आउटपुट टर्मिनल 3 फेज तो सबसे गंभीर होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ए फॉल्ट occurs इन द आर फेज ऑफ ए solidly grounded unloaded alternator. The fault current IR1 and न्यूट्रल करंट IN आर गिवन। क्या है, एक सॉलिडली ग्राउंडेड अल्टरनेटर के आर फेज में एक दोष उत्पन्न हुआ है। दोष का करंट क्या होगा, IR1 और न्यूट्रल करंट IN इस तरह दिया गया है। तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसा रहेगा, जो करंट आर का निकालना है। तो ये हमारे पास जो भी इम्पीडेंस R1 में रहेगा उस पे जो वोल्टेज है उससे हम भाग दे देंगे, ठीक है। प्लस Z2 करेंगे हम इसमें, और न्यूट्रल करंट हमारे पास जो करंट है उसका कितना हो जाएगा इसमें। देखो ये तीनों को ऐड करा हम, न्यूट्रल करंट तो 3 गुना आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अल्टरनेटर में फेज प्रतिरोध कितना रहेगा, आर रहेगा फेज प्रतिरोध। और अगर हम फॉल्ट करंट की बात करें तो R1 हमने माना और न्यूट्रल करंट ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, देखो फॉल्ट करंट निकालना है R1, तो ये हो जाएगा E ए बटे में हमारे पास होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, ठीक है। ये हमारे पास फॉल्ट करंट आएगा, इतना इसको ध्यान रखना। और न्यूट्रल करंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास 3A0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसा ये निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्या है, ए फॉल्ट इन्वॉल्विंग ऑल द 3 फेज ऑफ ए पावर सिस्टम इज नोन अस। क्या है, एक ऐसा दोष जिसमें किसी शक्ति तंत्र के तीनों फेज निहित हो कहलाता है। तो ये हमारे पास होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट। कौन सा होगा, सिमेट्रिकल, इसमें तीनों फेज निहित हो उसे हम सममित दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत लघु परिपथ की विशेषता होगी शॉर्ट सर्किट। एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इज कैरेक्टरिस्टिक इज, हाई रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, ठीक है। मीडियम रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, तो इसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। इसको भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए फॉल्ट occurring एट द टर्मिनल ऑफ एन अनलोडेड synchronous generator operating at its rated voltage rated voltage has resultant in the following value of current and voltage। क्या बोला है, अपने निर्धारित वोल्टेज और निर्धारित पर क्या है चल रही, मतलब ऑपरेट एक सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पर, किसके ऊपर, सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पर जो फॉल्ट घटित होगा, फॉल्ट होगा जिसके फलस्वरूप धारा और वोल्टेज का मान हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रहेगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, 200 होगा। इन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट all the sequence network are connected in parallel, therefore all the sequence voltage at the fault point are equal। क्या होगा, fault point is equal रहेगा इसमें, ठीक है। डबल लाइन टू ग्राउंड 10 में यहाँ में देखना है जितना भी सीक्वेंस है इन सभी का मान कैसा है, 0 होगा। और जो हमारे पास वोल्टेज रहेगा 3 का इक्वल रहेगा, मतलब तीनों इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर बोला है the double line to ground fault all the sequence network are connected in parallel। किस कंडीशन में होगा वो, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और therefore all the sequence voltage is, क्या होगा, वोल्टेज इज इक्वल, मतलब तीनों पॉइंट का वोल्टेज इक्वल होगा, इक्वल मतलब पूरा बराबर रहेगा। और हमारे पास जो करंट रहेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई ई नियम के अनुसार जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग रिसाव धारा मतलब लीकेज करंट की अनुमति कितनी है, लीकेज करंट अलाउड बाय आई ई रूल्स इज। तो ये हमारे पास होगा बी वाला राइट आंसर, ठीक है। टोटल करंट की 1/5000 पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन तो याद करने वाला है।
ठीक है, आप इसमें कॉन्सेप्ट कुछ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बी वाला क्या है, भारतीय विद्युत नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लीकेज करंट का मान किसी सर्किट में या लाइन में प्रवाहित होने वाली कुल धारा के मान के 1/5000वां भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज absent इन केस ऑफ फ्लोइंग फॉल्ट। क्या बोला है, निम्नलिखित प्रदोष की स्थिति में शून्य अनुक्रम घटक अनुपस्थित होता है। तो डबल लाइन फॉल्ट में अनुपस्थित रहता है। ये क्या है, ए यह लाइन लाइन टू लाइन के लिए अनुपस्थित होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। आर्थ फॉल्ट के दौरान परिपथ में असंतुलित धारा प्रवाहित अनुक्रम, तो जीरो सीक्वेंस करंट धारा कहलाता है। इसका मतलब तीनों फेज के परिणाम में शून्य फेज विस्थापन है, जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। क्या है, जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज absent इन केस ऑफ फॉलोइंग फॉल्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस इज हाईएस्ट फॉर, अधिकतम संभावना किसमें ज्यादा होती है, अधिकतम संभावना। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में अधिकतम संभावना है कि भाई वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे हम इसको, कि ज्यादा होने की संभावना रहेगी इसमें। ठीक है, जितना सोर्स के पास फाल्ट होगा उतना ही फाल्ट करंट अधिक रहेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जितना ही हमारा सोर्स जितनी दूर रहेगा उतना करंट कम रहेगा, जितना सोर्स के दूर फाल्ट होगा उतना ही करंट भी उसका फाल्ट करंट कम होगा, और फाल्ट करंट कम करने के लिए हम ग्राउंड करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल फाल्ट। इसमें सिमेट्रिकल फाल्ट देखना है, तो लाइन टू लाइन फाल्ट तो अनसिमेट्रिकल है। थ्री फेज टू शॉर्ट सर्किट फाल्ट, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल। लाइन टू ग्राउंड फाल्ट भी अनसिमेट्रिकल। थ्री फेज शॉर्ट सर्किट विथ डिफरेंट फाल्ट इम्पीडेंस, तो ये भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सिमेट्रिकल फाल्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ द फाल्ट गिवन बिलो ऑल द थ्री कंपोनेंट क्या है, IA0, IA1 एंड IA2 आर इक्वल। दिए गए दोष में किस दोष की स्थिति में तीनों घटक IA0 बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास होगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। ठीक है, किसमें होगा, सीक्वेंस करंट का मान IA1 और IA2 एंड IA0 डबल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट के समान होगा ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट दोष में अगर हम देखेंगे, इसमें फॉल्ट धारा का मान सीक्वेंस धारा से 3 गुना रहते हैं। किसे, सीक्वेंस धारा से 3 गुना, किसमें, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की कंडीशन में। ठीक है, लाइन टू लाइन फॉल्ट में सीक्वेंस धारा इसमें नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। द क्रिटिकल clearing time of a fault in power system is related to, क्या है, शक्ति तंत्र में दोष का क्रांतिक शोधन समय संबंधित है। तो ये हमारे पास किससे संबंधित है, ये होगा हमारे पास क्या होगा, ट्रांजेंट स्टेबिलिटी लिमिट के शक्ति तंत्र में दोष का क्रांतिक शोधन समय ताक्षणिक स्थायित्व सीमा से संबंधित है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए वोल्टेज फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन। लघुपतित लाइन में वोल्टता का परावर्तन गुणांक होता है, तो ये कैसा होता है, -1। कितना होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। Z2 माइनस Z1 बटे में Z2 प्लस Z1 करेंगे, तो ये हमारे पास होगा -1 में आएगा। ठीक है, ये एई में पूछा गया क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाइड बाय, शॉर्ट सर्किट को हम कैसे करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, जीरो हो जाएगा, करंट इंफिनिटी में है उसमें। ठीक है, तो ये हाई करंट फ्लो होगा, बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड to fault occurring beyond its zone even through
द फाल्ट करंट में पास थ्रू द जोन इज, क्या संरक्षण का वह प्रकार कौन सा है जो अपने क्षेत्र से बाहर होने वाले दोष के प्रतिक्रिया नहीं करता, भले ही दोष धारा उस क्षेत्र से गुजर रही हो। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये हमें देखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यूनिट प्रोटेक्शन होगा। क्या है, यूनिट संरक्षण बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थ्री फेज इज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। क्या बोल रहा है, असममित दोष में तीन फेज का सबसे सामान्य प्रकार है। तो यह होगा हमारे पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड प्रकार। ठीक है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो रहता है वो सामान्य बहुत जनरली बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें शॉर्ट सर्किट है जीरो रेजिस्टेंस। सही बात है कि यार जो शॉर्ट सर्किट रहता है उसका जीरो रहेगा, ओपन सर्किट इंफिनिटी रेजिस्टेंस, तो सी वाला राइट आंसर रहेगा कि ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द सिमेट्रिकल सिस्टम हैव थ्री फेज फेजर विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम each other by 120 degree, having reverse phase sequence as compared to that of original। सिमेट्रिकल सिस्टम के किस कंपोनेंट में समान मैग्नीट्यूड वाले फेजर होते हैं, लेकिन वे वास्तविक के मुकाबले रिवर्स फेज सीक्वेंस में 120 डिग्री पर एक दूसरे से विस्थापित रहते हैं। तो ये हमें देखना है भाई, ये भी एमपीजेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये होगा हमारे पास, देखो, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आएगा इसमें। क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ये तीन फेज मैग्नीट्यूड में समान रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल फेजर के डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में 120 पर डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसा, 120 पर डिस्प्लेसमेंट। और पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ओरिजिनल फेजर के डायरेक्शन में 120 डिस्प्लेसमेंट पर रहेगा ये भी। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे ये क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें देखेंगे इन ए मल्टी मशीन इंटरकनेक्टेड, क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम सबसिक्वेंस टू ए थ्री फेज फॉल्ट, द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज एग्जामिनेड बाय, क्या बोला है, आपस में जुड़ी बहु मशीन प्रणाली में तीन फेज प्रदोष के बाद क्षणिक स्थिरता की जांच की करना। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, किसके द्वारा, सॉल्यूशन ऑफ स्विमिंग इक्वेशन के द्वारा होता है। बी वाला राइट आंसर होगा। आपस में जुड़ी हुई बहु मशीन प्रणाली में तीन फेज फॉल्ट के बाद क्षणिक स्थिरता की जांच स्विमिंग समीकरण के समाधान से की जाती है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू ओपन सर्किट फॉल्ट बिकम्स, खुला पथ 10 की वजह से प्रतिरोध का मान हो जाता है। तो इसमें कैसा होता है, इन्फिनिटी अनंत। ओपन सर्किट की वजह से अनंत रहेगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध की बात करें तो, और इसमें करंट की अगर बात करता तो इसमें क्या हो जाता, अनंत रेजिस्टेंस होता तो जीरो धारा रहता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, जीरो धारा। अगर जीरो रेजिस्टेंस है तो अनंत इन्फिनिटी धारा रहता है इसमें। तो ये हमें पता होना चाहिए। ओपन सर्किट के रूप में धारा का मान जीरो हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट में infinity. If all the sequence voltage at the fault point in power system are equal, then the fault is a, क्या बोला है, यदि पावर सिस्टम में दोष बिंदु पर सभी अनुक्रम वोल्टेज समान है तो दोष है। कैसा होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड। क्या होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड। क्या, अगर एक पावर सिस्टम में दोष बिंदु पर सभी अनुक्रम कैसे है, वोल्टेज समान हो तो डबल लाइन टू दोष होता है, डबल लाइन टू ग्राउंड होता है। तो वोल्टेज इसमें सेम रहेगा। जब दोष का भू से कनेक्शन नहीं होता है तो शून्य धारा अनुक्रम वो शून्य वोल्टेज अनुक्रम जीरो होता है इसमें। कैसा होता है, जीरो होता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है दो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ
क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इज जीरो व्हेन द फॉल्ट इज, क्या है, दोष बिंदु पर वोल्टेज का धनात्मक अनुक्रम घटक शून्य है तब दोष होता है। तो कौन सा दोष होगा, ये हमें देखना है इसमें। तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री फेज फॉल्ट होगा। तीन फेज फॉल्ट में वोल्टेज धनात्मक क्रम जीरो हो जाता है होगा, और धारा का भी सभी धनात्मक जीरो और ऋणात्मक क्रम डबल लाइन दोष में होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमें पूरा की पूरा ये थ्योरी हमें पता होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, थ्री फेज फॉल्ट में वोल्टेज कैसा रहेगा, धनात्मक क्रम जीरो होगा। ठीक है, धारा जीरो होगा और धारा का सभी धनात्मक होगा, और जीरो और ऋणात्मक क्रम डबल लाइन भूंदस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन करंट ऑफ ए थ्री फेज पावर सप्लाई आर, एक त्रिकला शक्ति आपूर्ति की लाइन धारा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, लाइन धारा ये होगा आई आर इज इक्वल टू में 3 + J5 ए। ठीक है, तो अनुक्रम धारा होगा हमारे पास ये वाला रहेगा। ठीक है, 1/, कितना हो जाएगा, ये होगा 1/3 हो जाएगा इसका। तो ये सभी का ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर। सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूज्ड इन पावर सिस्टम फॉर द एनालिसिस। पावर सिस्टम में सिमेट्रिकल कंपोनेंट का प्रयोग किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है, ये हमें देखना है। तो अनबैलेंस थ्री फेज फॉल्ट में किया जाता है। किसमें, अनबैलेंस थ्री फेज फॉल्ट के लिए किया जाता है। पावर सिस्टम में सममित अवयव सिमेट्रिकल कंपोनेंट का उपयोग असंतुलित थ्री फेज फॉल्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है ए इन केस ऑफ सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, क्या होगा, सभी अनुक्रम नेटवर्क समांतर में जुड़े होते हैं, सभी अनुक्रम नेटवर्क श्रेणी में जुड़े होते हैं, या इसमें क्या धनात्मक ऋणात्मक नेटवर्क जुड़े होते हैं, या शून्य अनुक्रम जुड़े रहते हैं। तो ये हमारे पास होगा भाई, इसमें कौन सा हो जाएगा, सभी ऑल द सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस कंडीशन, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। ठीक, कैसा होता है इसमें, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में तो समय अनुक्रम श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, और फॉल्ट करंट अगर निकालना है तो 3 गुना वोल्टेज का करेंगे हम इसमें, और Z1, ठीक है, Z1 एंड Z2 एंड Z3 इंटू Z1 करेंगे इसको भी। ठीक है, तो ये हमारे पास याद रखना है इसको। अगला है लाइन में ग्राउंड दोष के लिए एक जनरेटर का शून्य अनुक्रम धारा, ये हमारे पास है पर यूनिट में। दोष के दौरान न्यूट्रल से धारा, तो न्यूट्रल से धारा कैसा होगा, इसमें 3 गुना हो जाता है इसका। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है, फॉल्ट करंट जो हमारे पास रहेगा शून्य अनुक्रम धारा का 3 गुना हो जाता है ये। तो देखो 3IA0 होगा, तो 3 × Z 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुना कर लीजिए आप, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है द करंट ऑफ ए सिंगल फेज लोड ड्रॉ फ्रॉम ए थ्री फेज सिस्टम फेज, तीन कला प्रणाली से एकल कला भार द्वारा ली गई धारा में होगा। तो ये हमें देखना है। तो तीन कला प्रणाली से इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस हो सकता, क्या है, तीन कला प्रणाली में सिंगल फेज धारा द्वारा धारा ली जाती है, तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य अनुक्रम हो सकता है। अगला है इफ ऑल द सीक्वेंस वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट इज ए पावर सिस्टम आर इक्वल द फॉल्ट इज, यदि सभी अनुक्रम वोल्टेज पावर सिस्टम में किसी प्रदर्शी बिंदु पर बराबर है तो दोष होगा। तो ये हमारे पास होगा डबल लाइन टू ग्राउंड में होगा। ठीक है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सभी अनुक्रम नेटवर्क समांतर क्रम में, डबल लाइन टू ग्राउंड में और सिंगल लाइन टू ग्राउंड रहता है तो सीरीज में रहता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए प्रदोष बिंदु फॉल्ट पॉइंट सभी अनुक्रम वोल्टेज के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा, इसके बाद स्विच एंड आइसोलेटर के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे पास 50 क्वेश्चन थे और जो हम फॉल्ट से रिलेटेड उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर अगर आपको जल्दी है तो इसके प्लेलिस्ट बने होंगे, ऑलरेडी हमने पहले इसको भी पढ़ा दिया है।
ठीक है, उसके बाद हम डबल से इसको रिपीटेड भी कर रहे हैं, कुछ पॉइंट और भी ऐड कर रहेंगे हम इसमें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे ER मुकेश जमरे विथ स्टडी के नाम से टेलीग्राम है, उस पे आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और उसमें आप जुड़ के आ, वहां पर जितने भी नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। अलग अलग बुक यूथ कंपटीशन की जितने क्वेश्चन है उनको सभी आपको फ्री में मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।